नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम देखो सुबह हमने एक तो हिंदी का पेपर किया था और टीचिंग मेथड का किया था। साइकोलॉजी का पेपर नहीं किया तो थर्ड पेपर है ये आज का, और साइकोलॉजी का पेपर नंबर 37 है। 30 की जगह यहाँ पर 33 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्रियात्मक अनुसंधान से है। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 क्या है आपके। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। तो फिर कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा, बताइए। देख लिया होगा सभी ने। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान में कभी भी नवीन ज्ञान की खोज नहीं की जाती है। ये ऑप्शन आते हैं, इसको हटा दिया करो। तो फिर ये गलत है तो सभी वाला भी गलत हो गया, फिर 2 बचे। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय और कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है इसमें सुधार कार्य किया जाता है। विकल्प नंबर 3 ही सही रहेगा प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, इसे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मानसिक योग्यता एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है, और मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान है। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में आपको सत्य कथन लग रहा है। अच्छी तरह से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है विकल्प नंबर 1, क्योंकि बाकी के जो विकल्प है वो सत्य है। देख लेते हैं कैसे। मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान है, ये साथियों सत्य कथन है। मानसिक स्वास्थ्य और दक्षता दोनों समान माने जाते हैं। तीसरा विकल्प है मानसिक योग्यता और सामाजिक योग्यता समान नहीं है। मानसिक योग्यता अलग होती है, सामाजिक योग्यता अलग होती है। जरूरी नहीं कि हर प्रतिभाशाली बालक सामाजिक रूप से भी अच्छा रहे। शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सही बात है। अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तभी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। लेकिन यहाँ प्रथम विकल्प क्या कह रहा है, यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। तो ये गतिशील संकल्पना है, मतलब ये चलती रहती है मानसिक स्वास्थ्य। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चे के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो देखो आरटी 2009 के संबंध में प्रश्न है, कौन सा सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राइट आंसर देख लिया होगा। थर्ड विकल्प आपके सही है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये नहीं है साथियों, क्योंकि इस पर ये लागू नहीं होता है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। प्रथम और चौथा विकल्प भी इसमें सही है, थर्ड विकल्प यहाँ गलत है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। निम्न में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों को अंतः क्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। सिनेमा का उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, और दूरदर्शन पर विभिन्न देशों का कार्यक्रम। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा, जिसमें गतिविधि देखनी है पहली चीज। तो विद्यार्थियों की गतिविधि किसमें होती है, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है तो छात्र कुछ नहीं कर रहे, व्याख्यान सुन रहे, तो ये गतिविधि नहीं हुई। सिनेमा का उपयोग कर रहे तो सिनेमा को छात्र देख रहे हैं, ये भी गतिविधि नहीं हुई। गतिविधि क्या होगी, छोटे समूह में चर्चा। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा, क्योंकि समूह में चर्चा करेंगे तो विद्यार्थी चर्चा के माध्यम से अंतः क्रिया कर रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का प्रति सत्र न्यूनतम कार्य दिवस है 150, 200, 250 और 300। तो देखो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, न्यूनतम कार्य दिवस की बात की जा रही है शिक्षक के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर होता है, कितना होता है, 200 होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां क्वेश्चन, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त है निरीक्षण व्यवहार के लिए, युवा बालकों के लिए, अनिरीक्षणीय व्यवहारों के लिए, और इनमें से सभी। तो भाई 2 चीज़ें हैं इसमें, कौन सा विकल्प सही रहेगा, 6ठे प्रश्न में अच्छे से देख लीजिए।
देखो, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं? निरीक्षणीय व्यवहार के लिए, क्योंकि इसमें आप व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हो। अनिरीक्षणीय निरीक्षणीय तो उल्टा हो गया, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न, निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? नीलपत्र, उद्देश्य भार, प्रश्न पत्र की रूपरेखा और उत्तर कुंजी। देखो, निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए हमें सबसे पहले उद्देश्य भार बनाना पड़ता है। मतलब आखिर किस लिए हम इसका निर्माण कर रहे हैं, उद्देश्य में यही बताया जाता है कि क्या उद्देश्य है जिसके कारण हम निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण बना रहे हैं। क्या मतलब होता है निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण का? कि छात्र ने कक्षा विशेष में कितना ज्ञान ग्रहण किया है, ये बताता है हमें निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न, किशोर वय आत्म केंद्रण में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। काल्पनिक दर्शक एवं केंद्रीकरण, व्यक्तिगत मिथक एवं सर्वात्मवाद, काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक और केंद्रीकरण एवं सर्वात्मवाद। तो देखो, किशोर वय आत्म केंद्रण, मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है साथियों। यहाँ पर बालक एक तो होता है काल्पनिक दर्शक, तो काल्पनिक दर्शक दो चीजों में दे रखा है, तीसरा और पहला। और एक होता है साथियों व्यक्तिगत मिथक। व्यक्तिगत दंत कथा के बारे में बताया था ना आपको कि वो एक कहानी बनाता है जिसका खुद वो नायक होता है, हीरो होता है। काल्पनिक दर्शक मतलब वो सोचता है कि सभी लोग मुझे ही देखते हैं। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न 8 में। विशेष प्रकार का ये एक केंद्रीयकरण पाया जाता है साथियों किशोरावस्था में। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, लिखित व मौखिक परीक्षा द्वारा और सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो भाई मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? लगातार और व्यापक। व्यापक मतलब शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करके एवं परिकल्पनाओं के निरीक्षण में सक्षम हो जाता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताओ 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को, समझ लीजिए, टाइम दे सकता हूँ इसके लिए तो मैं। कौन सा सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों यहाँ पर देखो, दो चीजें हम देख करके पकड़ सकते थे प्रश्न को। एक तो कल्पना करना और परिकल्पनाओं का निरीक्षण करना। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है जिसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है पीढ़ियों के अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और निराशा में निस्सहायता। तो बताओ प्रश्न संख्या 11 में किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा रहेगा? साथियों यहाँ पर बात करें तो द्वंद्व क्यों उभरता है, क्या करे क्या न करे स्थिति, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरों को उनके अनुसार अवसर नहीं मिल पाते हैं इसलिए द्वंद्व उभरना स्वाभाविक है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? भावनाओं का प्रत्यक्षण, विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को समझना और संवेदी अनुभव। तो बताओ भाई संवेगात्मक बुद्धि का अवयव इनमें से कौन सा नहीं है? पीटर, एक तो सेलोवी और मेयर, इनके द्वारा ये संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया गया था। तो संवेगात्मक बुद्धि भावनाओं से संबंधित होती है, प्रत्यक्षण भी होता है, भावनाओं को समझा जाता है, सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जो संवेदी अनुभव है ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, ये तो मानसिक रूप से संबंधित है साथियों। ठीक है, इसलिए आपके विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो ये 13वां प्रश्न, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवस्थाओं से संबंधित। बालक में शर्म और गर्व, साथियों ये चीज़ें बाल्यावस्था में विकसित होती है। शर्म व गर्व जैसी भावना का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, कोई उसको टोक देता है तो शर्म का अनुभव करता है, और कोई उससे कहता है कि शाबाश तो वो गर्व का अनुभव करता है। ये चीज़ें बाल्यावस्था में होती है। सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न में सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक का एक उदाहरण है? एक स्वर्ण पदक, धन, वेतन और भोजन। तो भाई प्राथमिक पुनर्बलक का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए।
प्राथमिक पुनर्बलक जो तत्काल संतुष्टि प्रदान करे, जैसे एक भूखे व्यक्ति को भोजन देना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन, एक बालक सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत और नैतिक आदत। देखो 15वें क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। बालक क्या कर रहा है, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है साथियों। सहानुभूति दिखाना भावना से इसका जुड़ाव होता है। विकल्प नंबर 2 सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में। भावनात्मक रूप है ये सहानुभूति दिखाना। विकल्प 2 ही सही रहेगा 15वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा संचारक ऑपरेंट व्यवहार का उदाहरण है? गैर संबंधित उदाहरण, समस्त प्रतिवर्त क्रियाएं, तेज प्रकाश के कारण पलकें झपकना और खड़ा होना एवं चलना। तो देखो ऑपरेंट व्यवहार का नाम आते हैं हमारे माइंड में आना चाहिए BF स्किनर, ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने ऑपरेंट व्यवहार के उदाहरणों के अंतर्गत जो चीज़ें बताई है, कौन सा रहेगा यहाँ पर? राइट आंसर है खड़ा होना एवं चलना, क्योंकि खड़ा होना एवं चलना ये हमारी क्रियाओं पर आधारित होते हैं, हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। देखो तेज प्रकाश के कारण पलकें झपकना ये क्रिया प्रसूत व्यवहार है साथियों, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है ये। गैर संबंधित उदाहरण, समस्त प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है जिसमें हमको क्रिया करनी ही पड़ती है। जैसे आंखों पर प्रकाश डला है, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है, इसलिए दूसरा तीसरा पहला गलत है, चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। मूल प्रवृत्तियां होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित और सभी। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है साथियों? जन्मजात होती है, अर्जित नहीं की जाती है मूल प्रवृत्तियों को। जैसे भूख लगना क्या है? संवेग तो हम भोजन करते हैं, ये मूल प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर ये जन्मजाति होती है। विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, समूह क्रियाओं एवं विचारों का व्यवस्थित समूह है जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। स्कीमा, साम्य धारण, समंजन और संतुलन। जीन पियाजे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, कम से कम 2 क्वेश्चन 100% आते हैं वहाँ से, इसलिए वहाँ से प्रश्न में भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चन लाऊं। तो देखो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समूह क्रियाओं एवं विचारों का व्यवस्थित समूह है, मतलब एक तरह से संज्ञानात्मक अवधारणा उसको हम कह सकते हैं साथियों। थोड़ा चेंज कर दिया है प्रश्न को, यहाँ पर संज्ञानात्मक अवधारणा का मतलब स्कीमा से लिया जाता है। विकल्प 1 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, जब अनुशासन होगा, जब अभिप्रेरणा होगी और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई कोई भी नहीं को तो हम हटा देते हैं। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा साथियों? जब अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि अभिप्रेरणा को ही अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग स्किनर के द्वारा कहा गया है। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, वंश क्रम का प्रचलित नियम है समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम और इनमें से सभी। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा वंश क्रम के नियमों के अंतर्गत? साथियों देखो वंश क्रम के तो नियम सभी होते हैं, समानता का भी नियम होता है, माता पिता के समान संतति का होना, प्रत्यागमन का भी नियम होता है, विभिन्नता का भी नियम होता है, मतलब ये सभी नियम किसके हैं? वंश क्रम के नियम है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। तो 22वां क्वेश्चन, हम मूल प्रवृत्ति है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, का अनुभव तो करते हैं किंतु हम उसको प्रकट नहीं होने देते। उपयुक्त कथन का संबंध कौन से सिद्धांत से है? निषेध का सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत और मार्गांतीकरण का सिद्धांत। तो बताओ 22वें क्वेश्चन में देखो मूल प्रवृत्ति का अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं होने देते, मतलब उसको क्या करते हैं? दबा देते हैं। तो फिर हम इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? दमन का सिद्धांत कहेंगे साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, मूल प्रवृत्तियां होती है जन्मजात व आंतरिक, किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित, सार्वभौमिक विशेषता से युक्त और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न संख्या 23 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? अच्छी तरह से देख लीजिए। राइट आंसर है मूल प्रवृत्तियां जन्मजात व आंतरिक होती है, मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक विशेषता से युक्त होती है, मतलब सभी में पाई जाती है, किसी लक्ष्य की ओर ये हमें ले जाती है, मतलब उपयुक्त सभी। चौथा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, 14 मूल प्रवृत्तियों के संवेग होते हैं 4, 14, 12 और 20। तो भाई मूल प्रवृत्तियों के आज मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले हैं।
तो 14 मूल प्रत्यय होती है और 14 ही क्या होते हैं, संवेग होते हैं। किसके अनुसार है ये, विलियम मैकडूगल के अनुसार है। आपके सेकंड विकल्प प्रश्न 24 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 25, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने, माल ब्रेंस ने, स्टेनले हॉल ने और मैकडूगल ने। तो बताओ प्रश्न नंबर 25 में किसके द्वारा इनमें से अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया गया है। साथियों राइट आंसर है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर, जिलर व स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 25 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। 26वें क्वेश्चन में सही आंसर बताओ। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहेंगे साथियों, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा 26वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, वाटसन ने, गुडेनफ ने, स्ट्रेंग ने और क्रो एंड क्रो ने। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये जो कथन बाल विकास से संबंधित कहा गया है साथियों, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा 27वें प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने, वाटसन ने, एडलर ने और वेलेंटाइन ने। तो ये परिभाषाएं कुछ रखी गई है आज, जो कि इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो सीखने का आदर्श काल शेषावस्था का है, ये वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। चौथा विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, स्ट्रेंग ने, रोस ने, केरल ने और कोल व ब्रूस ने। तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता मतलब झूठी परिपक्वता है। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है साथियों, रोस के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर बालक खुद को बड़ा और बड़े उसे बालक समझते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 29 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी हो जाता है, उभयमुखी हो जाता है और इनमें से सभी। तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व की बात करें तो बाल्यावस्था में बालक कैसा हो जाता है, बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, मतलब वो सभी के सामने अच्छे से बातें करने लग जाता है, अपने विचारों को व्यक्त करने लग जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 30 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, किसने कहा कि बाल्यावस्था वह समय है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण होता है। स्ट्रेंग ने, कोल्सनिक ने, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने और किलपेट्रिक ने। तो ये जो परिभाषा दी गई है बाल्यावस्था की, किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पर मैं आपको इस परिभाषा को एकदम याद करवा दूंगा। कैसे, यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो है आधारभूत दृष्टिकोण, एक है मूल्य और एक है आदर्श। साथियों 3 चीजें हैं, 3 ही मनोवैज्ञानिक हैं, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। तो 3-3 से मैच कर रही है तीनों चीजें। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 31 में। ये परिभाषा किसने कही है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 की ओर। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा, किलपेट्रिक ने, स्टेनले हॉल ने, हरलॉक ने और स्किनर ने। तो कई दिनों से ऐसे प्रश्न डाले नहीं थे, लेकिन ऐसे प्रश्न याद होना जरूरी है साथियों। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न आज ऐड किए हैं। देखो, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपेट्रिक ने कहा है। किशोरावस्था से देखो, कठिन काल किलपेट्रिक, कठिन किल याद रख लिया करो, ठीक है। कठिन काल किलपेट्रिक, कठिन किल। विकल्प 1 सही है 32वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। 33वां प्रश्न, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, विकास, परिवर्तन, समायोजन और अस्थिरता। तो देखो, किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताना है। अच्छा, आज के पेपर में एक त्रुटि थी, क्या त्रुटि थी, 16 से 18, शायद यहाँ पर एक प्रश्न छूटा था, या तो 17वां छूटा होगा या 18वां छूटा होगा। देखना 32 ही प्रश्न है, 33 नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन का नाम दूसरा नाम ही क्या है, किशोरावस्था है। विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 33 में। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कमेंट करके जाइए आज के टेस्ट में कितना हुआ। 25 से 30 के बीच में राइट कम से कम होना ही चाहिए साथियों, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।